Madam, very warm welcome from the side of our Central University Amarkantak on behalf of Honorable Vice Chancellor, Dean of Faculties, Registrar of the Universities and Head of Departments, teachers. Madam Shavita, working as an Assistant Professor in Department of Education, Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit University, a central university under Ministry of Education, Government of India. She has been associated with teaching of education technology, application of information and communication technology in education, pedagogy of Hindi teaching, and teacher education to a student of Bachelor of Education as well as Master of Education in guided and supervised research work at MTech and PhD level in education. She has also been associated with Center for Women's Studies for last 15 years. She is currently Assistant Director of the Center for Women Studies. She has been given the additional charge of Deputy Warden of the Women's Hostel. She was also associated with Teaching Learning Center of Pandit Madan Mohan Malvi National Mission on Teachers and Teaching, SLB, SRS University since 2017 to 2021. Madam, for the towards the as per national education policy, national education policy more and more focused on the implementing entrepreneurship inside the umbrella of education, so that in connection with in view of national education policy 2020, your topic related to entrepreneurship, especially for women, it is very useful for us. Madam, it is pride moment for all of us to give for time for this program. Thank you very much, madam, and most welcome and warm welcome to you in this program, madam. On behalf of all, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। आज आप ऑनलाइन हैं, आपसे ये निवेदन रहेगा कि आप ऑफलाइन भी यहाँ पे आएँ और सर के साथ आएँ, अंजनी सर के साथ यहाँ पर आएँ, और आप एक बार फिजिकल भी यहाँ पे हमें एक जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ्स हैं, उनको मोटिवेट करें और एक टॉक दें। और इसी के साथ मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आदरणीय आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर सविता राय मैडम को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया अपने मार्गदर्शन से हम सभी युवाओं को, हमारे विश्वविद्यालय परिवार को अनुग्रहित करें। मैडम डॉक्टर सविता राय। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो आपने इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, मेरा इतना बढ़िया परिचय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। और आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सर बोलने के लिए अवसर दिया, जो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि आपने कहा बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं। जो मैंने आपका ब्रोशर पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो बहुत सारे लोगों से अपने व्यू शेयर करने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपने मुझे प्रोवाइड किया। जो मेरा टॉपिक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर, एक छोटी सी पीपीटी बना रखी है, तो उसी के थ्रू मैं अपनी बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। जी मैडम। मैं अपनी बात को सर हिंदी में ही अगर रखूँ तो कोई समस्या तो नहीं है? नहीं मैडम, कोई मैडम हिंदी में ही रखिए, क्योंकि सभी यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है सब हिंदी वाले ही हैं मैडम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, टॉपिक जो मैंने लिया, डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, NEP 2020। अगर मैं NEP 2020 की बात करूं, वैसे इसकी बात तो बाद में ही करते हैं, पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं कि हमारे यहाँ समस्या क्या है। देखिए, जब भी हम आज के माहौल को देख रहे हैं, बहुत सारे नारे ना गवर्नमेंट हमें स्लोगन्स देती रहती है। अभी जो स्लोगन चल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत है ना, मेक इन इंडिया। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें, यानी हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनेगी कैसे? जब हमारे सभी नागरिक आत्मनिर्भर होंगे। तो हम बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं, एक आम भारतीय का जो माइंडसेट है वो कैसा है कि मेरा बच्चा पढ़ के फटाफट नौकरी पाले। हम बिजनेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स तो बना ही नहीं रहे हैं,
हमारा तो बस ये टारगेट होता है कि फटाफट पढ़ाई कंप्लीट करें और अपना वो कहीं उसको छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और उसमें वो अपना सेटल हो जाए। लेकिन जब हम अ, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो हमें ऐसे नागरिक तैयार करने की जरूरत है जो मेक इन इंडिया के सपने को पूरा कर सके, ताकि हमारा जो पैसा है हमारे पास रहे। हम जो नौकरी करना चाहते हैं हम उसकी जगह पे नौकरी देने वाले बन सके। तो ये सारी चीज़ों पे पहले सोचना हमें ज़रूरी है, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी लिया, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हम लोग को होते रहते हैं। हमारी जो जनरेशन है वो आगे आना चाहती है, वो कुछ करना भी चाहती है। तो कई बार देखा गया है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं आपकी आइडियाज़। उन्हें जो आपके इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उन्हें वो ऐसा लगता है उनको कि रिस्क बहुत है, सक्सेस नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, तो वो हमें नई चीज़ों को करने के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। और यहीं पर फिर हम माइंडसेट चेंज करने की बात शुरू कर देते हैं। अब जब हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए, एनईपी 2020 में एंटरप्रेन्योर की बात डायरेक्ट तो नहीं की गई है, लेकिन हाँ, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने के सुझाव दिए गए हैं कि हम ऐसे नागरिक तैयार कर सकें जो एंटरप्रेन्योर को इंडिया में बढ़ावा दें। और वो उसके लिए हमें सबसे पहले मेक इन इंडिया पे फोकस करना होगा, तभी हम सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अब एंटरप्रेन्योर है क्या, मुझे लग रहा है बहुत चर्चा हो चुकी होगी। मैं काफ़ी लंबा आपका ये प्रोग्राम है और मैं तो ऑलमोस्ट लास्ट वाले ही कुछ सेशंस में जुड़ रही हूँ। तो आप सभी जानते ही होंगे कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। और अगर इसको थोड़े से शब्दों में कहा जाए कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, है ना। लेकिन बिजनेस कैसा, जहां पर हम केवल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी एक बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर है, जो जब वो काम शुरू करता है तो उसको पता रहता है कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ लॉस भी हो सकता है। तो उसके लिए वो तैयार होकर के आगे बढ़ता है कि हाँ, हमेशा मेरे पास आएगा ही नहीं पैसा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रुकावट आ जाए। जैसा कि पिछले कोविड के टाइम में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों के बिजनेस जो हैं ऑलमोस्ट बंद हो गए। लेकिन अब फिर उस टाइम भी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, ताकि इस बीच जो लॉस हुआ है उसको वो सपोर्ट करके उनको बढ़ावा दे सके। बीच में उनका जो बिजनेस छोड़कर बहुत लोग नौकरी भी करने लगे, लेकिन दोबारा वो लोग अपने काम पर वापस आने लगे हैं। तो हम जब एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हम ऐसे व्यक्ति बनाने की बात करते हैं जो कुछ लोगों को रोजगार दे भी सके, फाइनेंशियली वो खुद भी एम्पावर्ड हो सके और दूसरे लोगों को भी मौका दे सके। अब अगर हम बात करें कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एसेंशियल स्किल्स होनी क्या चाहिए, मैं स्किल्स पे इसलिए फोकस कर रही हूँ कि जो भी हमारा एजुकेशन प्रोसेस होता है, बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पर हम इन सारी स्किल्स को ही डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे स्लाइड्स के हिसाब से आगे करते चलेंगे। तो जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एसेंशियल स्किल्स क्या हैं, क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति में, उसकी अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, लीडरशिप हो गया, प्लानिंग हो गया, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो ये कुछ बहुत सारी स्किल्स हैं, अभी उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेन जो स्किल्स है ना, ये होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे कहूँ अगर मैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एंटरप्रेन्योर को तैयार करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आप में इनोवेटिव आइडियाज़ की, मतलब आपका माइंडसेट ऐसा हो कि आप इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकें। उसके साथ ही साथ रिस्क टेकिंग का भी आप में अंदर कैपेबिलिटी हो। साथ ही साथ जब आपको पता है कि रिस्क हो सकता है, कभी प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है, तो उसको सहने की कैपेबिलिटी भी आप में होनी चाहिए। आप में इमेजिनेटिव आइडियाज़ जो होते हैं उनसे प्ले करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप में एक टीम लीडर की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। आप एक टीम के साथ काम करते हैं, चाहे वो टीम 4 लोगों की हो, 40 लोगों की हो, 400 की हो या 4000 की हो, बट आपको एक टीम से अपना काम शुरू करना है। तो आप में ये स्किल्स
होनी चाहिए। आप बिना सोचे समझे कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। काम इन द सेंस बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते। आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। आप में फाइनेंशियल स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, सिचुएशन हैंडल करने की स्किल्स होनी चाहिए। तो ये सारी जो स्किल्स हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ही, जो कहा जाए कि जरूरी स्किल्स होती हैं। और अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, है ना, कि एजुकेशन सिस्टम में हम क्या सिखाने की या कैसा व्यक्ति बनाने की बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि एजुकेशन प्रोसेस क्या है। एजुकेशन प्रोसेस में हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, होलिस्टिक जो डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट यानी बच्चे का जो कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, हम तीनों के विकास की बात करते हैं। ज्ञानात्मक यानी जो भी आपको बुक की नॉलेज आपको टीचर दे रहा है क्लास में, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो सर आपका कॉग्निटिव डोमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ करके अच्छे से उसके बारे में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी भी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। अगर मैं बात करूँ इफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष की अगर हम बात करें, जब आप, हम सबको पता है ना, हम जब इस तरह की बातें करते हैं तो हम सब सोच सकते हैं कि हम कॉलेज में पढ़ते थे तो किस तरह से महसूस होता था, स्कूल में पढ़ते थे तो किस तरह से हम चीजें सीखते थे। जैसे क्लासरूम में बहुत सारे साथी होते हैं, हम देख कर सीखते हैं कि वो कैसे बोल रहा है, उसका बोलना अच्छा है, वो दूसरे के साथ कैसे बिहेवियर कर रहा है। किसी बच्चे के ना बहुत सारे दोस्त होते हैं और किसी का बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेसिकली जिनके पास सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है ना, वो ज़्यादा सोशलाइज हो पाते हैं, और जिनके पास सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं होती वो सोशलाइज नहीं हो पाते। और जिनके पास सोशल इंटेलिजेंस होती है उनका जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो स्ट्रांग होता है। तो जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगला कैसे बिहेवियर कर रहा है, या हमें एक ग्रुप टास्क दिया जाता है, हम प्लेग्राउंड में जाते हैं, हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे यहाँ जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे हैं, या हम टीचर के साथ कोई बात कर रहे हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ हम सीखते हैं जो फैमिली से स्टार्ट होता है। क्योंकि फैमिली में हम देखते हैं ना, घर में लोग कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसी से अदब से बात करना है, किससे हम बड़े दोस्ताना तरीके से बात कर सकते हैं, ये सारे हमारे इमोशनल डोमेन से रिलेटेड बातें होती हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं बोल रही हूँ। तो जब आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो जिससे कि आप लोगों के साथ एम्पैथी, सहानुभूति बना सकें, लोगों की बातों को समझ सकें, उनके हिसाब से अपनी बात उनको समझा सकें। तो हम स्कूल में जब बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन आ जाता है आपका, अफेक्टिव डोमेन आ जाता है, और साइकोमोटर, जहाँ हम प्रैक्टिकल टास्क वगैरह करने की बात करते हैं ना, कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं करके सीखने की बात आ जाती है। क्योंकि हर काम जो होता है वो थ्योरी बेस्ड नहीं होता। आपके डांस है, इंजीनियरिंग का फील्ड है, साइंस का फील्ड है, फाइन आर्ट्स के फील्ड है, इसमें हम कॉग्निटिव के थ्रू उनको स्किल्स नहीं सिखा सकते जो उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं। तो इस तरह से ये जो तीनों डोमेन के जब डेवलपमेंट की बात हम एजुकेशन प्रोसेस में करते हैं तो बच्चा इनमें अगर कहूँ मैं कि फॉर्मल या मतलब औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ही तरीके से वो बहुत सारी स्किल्स वो सीखता है जो उसकी लाइफ स्किल्स होती हैं। और इसमें से जो ज़्यादातर जो स्किल्स होती हैं वो उसके आगे की लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। लेकिन एंटरप्रेन्योर की दृष्टि से देखें, इस नज़रिए से अगर हम इसका एनालिसिस करें, तो ये सारी की सारी स्किल्स एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। बेसिकली जब हम इन स्किल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम इन स्किल्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सोशल स्किल्स, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। आज की जो डिमांड है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। सोशल स्किल्स अभी जिनकी मैंने बहुत अच्छे से बात कर दी, कि एजुकेशन प्रोसेस जो होता है तो उसमें हम ये सारी स्किल्स सीखते हैं,
है ना, डिसीजन मेकिंग हो गया, या फिर नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये सारा हमारा सोशल जो स्किल्स है उसमें आ जाता है। अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो इसमें भी हमारा टीम वर्क आ जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, कम्युनिकेशन आ जाता है, लीडरशिप आ जाता है, ये भी हमारे इसमें आ जाता है। और उसके बाद हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें हम 21st सेंचुरी की बार बार बात करते हैं, तकनीकी के इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है पूरा का पूरा एक पैरा जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन से ही रिलेटेड है कि आईसीटी को हम शिक्षा से कैसे जोड़ें, किस तरह से हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, किस तरह से हम जो टीचर्स हैं चाहे वो किसी भी लेवल का टीचर है उसको हम डिजिटल फ्रेंडली बनाने की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हम एनईपी 2020 में कर रहे हैं। तो टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो हम हमारे समय में जब हमने स्कूलिंग किया, तो मैं बहुत पुराने टाइम की हूँ, तो हमने जब स्कूलिंग किया तो छठी क्लास से हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, है ना, छठी क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। लेकिन आज का जो बच्चा है जब वो पहली क्लास में जाता है तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे उसके हाथ चलने लगते हैं। मैंने कंप्यूटर उठाया था, कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया था 2004-5 में आई थिंक। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, आप लोग जो हैं, ये जो जनरेशन है ये बहुत पहले से इस पे कर रही है, और अब तो एजुकेशन सिस्टम में हमने पहली क्लास से ये सारा कर दिया। तो आप जब एक बिजनेसमैन बनते हैं तो आपको टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो भी आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको मार्केटिंग करनी है। अभी आप लोग यंग जनरेशन जुड़ी है मेरे साथ, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग देखते होंगे ना इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे जो लोगों की कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं, कितना शेयर करते हैं। तो सोशल मीडिया भी आपका एक मार्केटिंग का प्लेस हो गया है। तो अगर मुझे पता होगा तभी तो मैं कर पाऊंगी। और अगर मुझे वेब डिजाइनिंग आती है मैं खुद ही काम कर लूँगी, मुझे सॉफ्टवेयर कुछ बनाना आता है, बहुत सारी वीडियोस हैं, ऐप्स हैं, तो मैं उनको यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों तक पहले पहुंचा पाऊंगी। अगर मैं टीचर हूँ और मुझे टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी नॉलेज है, मैं अपने ना वीडियोस खुद बना बना करके और अपलोड कर सकती हूँ यूट्यूब पे। जैसे आप सब लोग स्वयं से जुड़े हों शायद, स्वयं जो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने भी उसके कुछ मॉड्यूल्स में काम किया था। तो वहाँ क्या है कि हम जो भी कोर्स बनाने वाले हैं उसकी उसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, यानी उसका परिचय हम पहले लॉन्च कर दे रहे हैं, ये आने वाला है, इतने समय का है, ऐसा है। इस तरह का टीचर्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कई स्कूल के टीचर्स को ट्रेंड किया, मतलब क्योंकि मैं खुद टीचर ट्रेनर ही हूँ, तो मैं ट्रेनी टीचर्स की बात कर रही हूँ कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे बिना किसी हाई फाई गैजेट या डिवाइस के छोटे छोटे वीडियोस बनाकर दे सकते हैं अपने सब्जेक्ट से, जिससे कि वो घर पे भी अपने काम को देख सके, दोबारा देख सके, क्योंकि सारे लर्नर एक स्पीड वाले नहीं होते। इसी तरह आप भी अगर टेक्नोलॉजी की, अगर मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूं, तो अगर वो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो आज के समय में एकदम मस्ट है, उसको होना ही होना चाहिए। ये हो गई बातें हमारी। अब मैं बात ये करना चाहूंगी कि आखिर हम एनईपी 2020 से इन सब चीजों को जोड़ कैसे रहे हैं। अगर एनईपी 2020 की बात की जाए तो इसमें ऐसे कदम उठाने की कोशिश की गई है जिससे कि बच्चे के साथ साथ जो लर्नर है, लर्नर के साथ साथ उसके पेरेंट्स का भी माइंडसेट चेंज किया जा सके। तो जब हम अब क्योंकि मैं अभी पूरा का पूरा जो फोकस है मेरा, वो मैं वोकेशनल एजुकेशन पे ले जाने वाली हूँ, और उसमें हम फिर देखेंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं वो वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू हम सीख सकते हैं या सीख रहे हैं, और कैसे इनको इंटीग्रेट करने की जो सुझाव हैं वो एनईपी 2020 में दिए गए हैं। तो एनईपी 2020, अगर मैं थोड़ा पहले हम रिलेशनशिप की बात कर लें, एक मिनट। हाँ, तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जो आपको स्किल्स चाहिए, जो योग्यताएं चाहिए, वो सब हम वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू बच्चे में इनरिच करने की कोशिश कर सकते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन करिकुलर के थ्रू। क्योंकि सबसे पहले हमें वोकेशनल एजुकेशन को अपने
पाठ्यक्रम में स्थान देना जरूरी है। अब तक हमारी सोच क्या रही है इसके बारे में, उसके लिए भी एक स्लाइड एनईपी के ही शब्दों को लेकर के मैंने बनाया हुआ है, और इसीलिए शायद वोकेशनल एजुकेशन हमारे देश में सबसे पीछे है। वो अभी स्लाइड आगे है, उस पर हम बात करेंगे। तो जो भी हमारे कॉम्पिटेंसीज चाहिए, योग्यताएं चाहिए, क्षमताएं चाहिए एंटरप्रेन्योर के लिए, वो हम वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू भी बच्चे में डेवलप कर सकते हैं। और बेसिकली दोनों में जो क्या चाहिए कि जब हम वोकेशनल एजुकेशन कोई भी एरिया को लेकर के उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। और अभी मैं इन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही थी आपको, जब एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्किल्स जरूरी हैं उन्हीं उनके अंतर्गत। ये सारी जो बातें हैं, मान लीजिए एंटरप्रेन्योर के लिए जो हमारे जो स्किल्स हैं, बेसिकली हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स। तो सॉफ्ट स्किल्स जैसे परसिस्टेंस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। और अगर मैं हार्ड स्किल्स की बात करूं तो फिर जो आपका जो स्टार्टअप नॉलेज है, आपको बिजनेस शुरू करना है तो उसका आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, एक रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको स्कोप भी तो देखना है कि आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, आगे बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, हम प्रॉफिट और लॉस की बात तो करते हैं, लेकिन ये एनालिसिस ही आपके एंटरप्रेन्योरशिप जो विजन है उसको बताता है कि आप कितना बढ़िया कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, कितना बढ़िया एनालिसिस कर पा रहे हैं कि आपको प्रॉफिट कैसा होगा। तो सबसे पहले स्टार्टअप नॉलेज होना चाहिए कि हम देखते हैं जब एनालिसिस करते हैं किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पर शॉप खोली जाए कि वहाँ मेरी शॉप ज़्यादा चले, कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए और किस एरिया में शुरू किया जाए कि वो ज़्यादा चले। अभी अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो, या घर बैठे सामान मंगाते हो तो, दिल्ली में जैसे चल रहा था, ग्रूफर्स चल रहा था, काफ़ी पहले से ग्रूफर्स चल रहा था। और उसमें क्या था कि 15 to 30 मिनट्स में वो हमारे लिए घर पे सामान डिलीवर कर देते थे, किसी भी टाइम। और इनफेक्ट कई बार तो ऐसा ऐसा होता था कि जबरदस्त बारिश हो रही होती थी और बारिश में भी सामान सामान हमारे घर आ जाता था। मॉर्निंग में 6:30 के बाद सर्विसेज शुरू हो जाती थी और रात को 12 बजे तक आपको ये सर्विसेज मिलती थी। ये भी तो एक विजन है। और फिर जो बिग बास्केट एक ब्रांड है, टाटा का है शायद, वो बिग बास्केट ब्रांड ने भी फिर ये काम शुरू किया। अभी उनका ज़्यादा पुराना नहीं है, ये शायद दिल्ली में अभी शुरू किया हो, बाकी स्टेट्स की मुझे नॉलेज नहीं है। तो फिर यही जो सर्विस है ये बिग बास्केट ने भी शुरू की, यानी मार्केट में इन्होंने सर्वे किया कि इस तरह का काम करेंगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हमारी जो वेबसाइट है वहाँ जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनकी भी डिमांड बढ़ सकती है। तो सबसे पहले स्टार्टअप नॉलेज, किसी भी चीज़ का डिमांड कितनी है, कहाँ पर होना चाहिए, ये सारी चीजें, ताकि हम प्रॉफिट और लॉस लॉस जो है वो आंख बंद करके काम हम शुरू नहीं कर सकते। तो ये होना चाहिए प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग, वही कि भाई किसका करना है, कैसे होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी आप में होना चाहिए और मैनेजरियल स्किल्स भी, क्योंकि जब आप अगर छोटा मोटा काम शुरू कर रहे हैं, आपके पास स्टाफ है, तो आपको ना मतलब मैनेज करना आना चाहिए, टास्क से लेकर के बिहेवियर तक, है ना, इंडिविजुअल से लेके टीम तक, ये सारा आपका मैनेजरियल स्किल आपके अंदर होना चाहिए। अभी मैं देख रही थी डीयू, अभी आप सभी को पता होगा सीवीटी एडमिशन्स चल रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो रहे हैं। तो एनईपी 2020 का यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट कर लिया है और अब हर कोर्स के साथ वोकेशनल कोर्सेज की एक लिस्ट है सेमेस्टर वाइज कि वोकेशनल कोर्सेज में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी भी है उसमें, बिजनेस स्ट्रेटजीज भी है उसमें, कंप्यूटर लिटरेसी भी है उसमें, बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ SEC करके एक कोर्स है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज का भी एक उनके पास एक वो है कि आपको सेमेस्टर वाइज दोनों के दोनों में से एक लेना है। एक दो बच्चों को प्रॉब्लम होती तो मैंने उनका फॉर्म फिल करवाया था, तो इसलिए मुझे इसका पता चला कि जब तक आप वो दोनों सेमेस्टर के हिसाब से उन दोनों कैटेगरीज में से सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर लेते, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऑनलाइन फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। तो अभी से इन सब चीज़ों को उन्होंने जगह दे दिए, तो उसमें सब कुछ है। ऑफिस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं, टाइप और शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, ब्यूटी वेलनेस सीखना चाहते हैं, बहुत सारे बहुत लंबी लिस्ट है जो आपके कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। बट ये कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है कि उन्होंने कौन से कोर्सेज अपने सिलेबस में डाल रखे हैं।
तो ये सारे स्किल्स हम क्यों पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि जो लर्नर है उसके माइंडसेट को चेंज किया जा सके, है ना? सो इसको शुरू करें हम लोग। उससे पहले एक और चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि जो अ, जो फाइनेंशियल लिटरेसी और मैनेजरियल स्किल और ये सारी बातें हैं, दो तरह के हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती है ना। थोड़ा बहुत हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक तो एज ऐसी होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिस एज में बिजनेस शुरू करने की बात की जा रही है कि भाई बच्चा छोटी क्लास से सीखना शुरू कर दे। जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल स्टडीज करे, आगे तक जाकर पढ़े। वो जितना जल्दी चीज़ों को सीख करके काम शुरू करे उतना अच्छा है। तो थोड़ा सा समस्या होती है डिसीजन मेकिंग में कि करना क्या है। तो जब हम स्कूल लेवल से वोकेशनल एजुकेशन को करिकुलम में स्थान देने की बात करते हैं तो दो प्रोसेस से बच्चा गुजरता है। कोई भी लर्नर है वो दो प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरे बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है मुझे पेंटिंग भी बहुत अच्छी लगती हो सकता है कि मुझे गार्डनिंग भी बहुत अच्छी लगती पॉटरी मेकिंग बहुत अच्छी लगती बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग सकती हैं। हो सकता है सिलाई कढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता है ना। हो सकता है मैं काउंसलर बनना चाहती हूँ, जो कि एक अलग एरिया हो गया। तो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत हो सकते हैं, बट बेस्ट मेरा क्या है, मैं सबसे ज़्यादा स्किल्ड किस में हो सकती है, मेरी परफॉर्मेंस या मेरा आउटपुट किस में सबसे अच्छा होगा। तो जब हम इस प्रोसेस के थ्रू चलते हैं तो फिर हमें पता चलता है। गाना सुनना, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है। कोई कहे अगर मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो म्यूजिक पसंद होना और मीठा गा लेना दो अलग चीजें होती हैं। तो जब हम बच्चे को शुरू से ये सारी चीजें सिखाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो उसका एरिया ऑफ स्किल है, उससे डिफरेंट हो सकता है। तो डिसीजन लेने में उसको सुविधा होगी कि वो उसको कहाँ जाना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए। अब इस स्लाइड की चर्चा करते हैं हम लोग कि भाई जो NEP 2020 है उससे हम एंटरप्रेन्योरशिप की जो हमारी स्किल्स हैं उसको कैसे इन्हेंस करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। जो हमारा पैरा 4.4 है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर की बात की गई है, समग्र विकास की बात की गई है। तो समग्र विकास अभी जिनकी मैंने चर्चा की कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों डोमेन, यानी उसमें सोशल इंटेलिजेंस भी हो, उसमें नॉलेज भी हो, वो कुछ स्किल भी जानता हो ताकि अपना जो जीविकोपार्जन वो कर सके। तो इसकी बात इसमें की गई है। और जो NEP 2020 है वो ये कह रही है कि सभी स्तरों पर, यानी एजुकेशन के सभी लेवल्स पे जो करिकुलम है उसमें रटने की जो प्रवृत्ति रही है बच्चों की, या हमारा जो सिस्टम रहा है एजुकेशन का अब तक रटने का ही रहा है। हम लोग रटते रहे। इनफेक्ट कई स्टूडेंट्स तो ये भी कहते हैं कि मैम इतना सब कुछ रट रट के हो क्या रहा है, हमने हिस्ट्री इतनी पढ़ी, उसका यूज़ तो है नहीं हमारी लाइफ में कुछ भी। हाँ, यूज़ तब है जब आपको कॉम्पिटिशन्स देने हों, कहीं कंपटीशन दे का एग्जाम देने की कोई कंपटीशन आपको निकालना है तो उसमें आपका यूज़ है, अदरवाइज तो यूज़ नहीं है। यूज़ तो केवल आपका मैथ्स का आता है कि आपको शॉप पे जाना है, कुछ परचेज करना है तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि हमें जो बच्चा है उसके समग्र विकास के लिए जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, उसमें कंस्ट्रक्टिव मेथड पे फोर्स करना है कि वो बच्चा जो है उसकी जो लर्निंग हो कंस्ट्रक्टिव हो, रोट लर्निंग वो ना करे। कुछ वो खुद, जैसे हम कहते हैं ना करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग बात होती है ना, करके सीखना। तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि लर्निंग प्रोसेस में जो लाइफ के लिए जो एसेंशियल जो वैल्यूज़ हैं और जो कुछ लाइफ स्किल्स हैं वो बच्चे को सिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैरा 4.5 में कहा गया है कि जो करिकुलम का जो कंटेंट है उसको कम किया जाएगा और फिर हम इस तरह के कंटेंट पर फोकस करेंगे जिससे कि
लर्नर में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। अब क्रिटिकल थिंकिंग की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है ताकि आप अपने हिसाब से चीजों को देख सकें। जो टीचर ने बता दिया वही सही है और उसी को मुझे रटना है। इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल करके हमें ये सोचना है कि क्या गलत है, क्या सही है, इसमें जोड़ करके इसको और सही कैसे बनाया जा सकता है। तो 4.4 ये कहता है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा, विश्लेषण आधारित लर्निंग को डेवलप करने के लिए हमें इस तरह के चेंजेस करने जरूरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो इसी में जो है आपका जो पैरा 4 है उसी के 4.23 जो है उसमें कहा गया है कि जो करिकुलम है उसमें एसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स और कैपेसिटीज को इंटीग्रेट करना जरूरी है ताकि बच्चे में, लर्नर में हम कुछ ऐसे स्किल्स को डेवलप कर सकें। स्किल्स कैसे? बेसिकली यहाँ पर सारी लाइफ स्किल्स की ही बात हो रही है, बट जब हम इन लाइफ स्किल्स की बात करते हो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी सीखते हैं जो आगे जाकर आपके एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें क्या है, जो भी सबसे बड़ा जो है ना, अब चूंकि मैं 15-16 साल से इस लाइन में हूँ, जेंडर में काम कर रही हूँ, तो इस पर भी फोकस करना जरूरी है कि जब हम एसेंशियल सब्जेक्ट्स, स्किल्स और कैपेसिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम जेंडर सेंसिटिव होने की भी बात करते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा जो गुण है, सबसे बड़ी जो क्वालिटी है, वो ये भी है कि वो जेंडर बायस होकर काम ना करे। अभी हम लोग बहुत देखते थे कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता, लड़ाई होती रहती है, और अभी भी बॉलीवुड तक की हालत यही है ना? और ज़्यादातर जगहों पर यही था। अब तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि जो डेली वेजेस पे भी जो काम करता है फिक्स है कि इतना ही मिलेगा, लेकिन कई जगहों पे इंटीरियर्स पे जाकर हम देखते हैं अंगूठा लगवाया जाता है पूरी दिहाड़ी पे, और पैसा कितना दिया जाता है वो सबको पता है कि कैसे होता है। तो आपके बिहेवियर में बायसनेस ना हो, आपका जो वर्क कल्चर हो वो जेंडर फ्री हो, जो एटमॉस्फेयर हो वो भी ऐसा हो कि मेल और फीमेल जो भी हैं सबको वहाँ कंफर्टेबली काम करने के लिए माहौल मिल सके। तो ये सारी बातें भी, इसलिए इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात की गई है इस पैरा के अंतर्गत, जेंडर सेंसिटिविटी की बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, सिटीजनशिप स्किल्स की बात की गई है, वैल्यूज की बात की गई है। और उसके साथ ही साथ इसमें मैं थोड़ा सा देख करके कागज इसमें बोलना चाहूंगी, उसके साथ ही साथ इसमें वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल्स की बात की गई है, डिजिटल लिटरेसी की बात की गई है, कोडिंग की बात की गई है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग, नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन सब की इसके अंतर्गत बात की गई है। काफी सारी बातें हैं। वैसे देखा जाए तो डायरेक्ट तो इसमें एंटरप्रेन्योर की बात कहीं भी नहीं की गई है। केवल 4 जगहों पे, पूरी एनईपी 2020 में केवल 4 जगह पे एंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें 3 जगह एंटरप्रेन्योर का हुआ है, ताकि हम कोलैबोरेशन की जहां बात कर रहे हैं, इंक्यूबेशन की जहां बात करें, वहां पर एंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग हुआ है, और एक जगह एंटरप्रेन्योरशिप का प्रयोग हुआ है। कहीं पर भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि कैसे डेवलप होगा। बट हम जानते हैं कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी डेवलपमेंट नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी एंटरप्रेन्योर स्किल्स रखते हों, बट जो स्कीम्स हैं, जो चल रहा है, जो करंट जो चीज़ें हैं, अपडेट रहने के लिए नॉन एजुकेशन का होना जरूरी है। जब आप एजुकेटेड रहेंगे, लोगों से कम्युनिकेट करना, स्कीम्स के बारे में जानना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत आपके लिए जरूरी हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। इन सब कामों को करना आसान हो जाएगा। इसी तरह आपका जो पैरा 4.31 है वो भी कहता है कि इसमें वैसे स्किल एनहेंसमेंट के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की गई है, बट इसमें केवल इतना कहा गया है कि रोट लर्निंग को कम किया जाएगा और उसमें ऐसे नॉलेज को जगह दी जाएगी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और इसमें टेक्स्ट बुक्स के जो भार है बच्चों पर, उसके रिडक्शन की बात की गई है।
सबसे इम्पोर्टेंट जो स्लाइड है, इसको मैंने ज़्यादा जगह दी है, इस पे मैंने पूरा का पूरा कंटेंट ही रख दिया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा था, दैट इज़ पैरा 4.26, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड्स 6 to 8 that gives a survey and hands-on experience of a sampling of important vocational crafts like carpentry, electric work, metal work, gardening, pottery, बहुत सारे। अभी इसमें आगे भी बात करेंगे वहां पर। तो लोकल जो लोग हैं उनके सहयोग से मैप करने की बात की गई है, पहचान करने की बात की गई है। एक ही कोर्स हर जगह पर नहीं होगा, वहाँ के लोकल चीज़ें क्या हैं, वहाँ का लोकल जो मतलब वहाँ का लोकल जो लोगों का जो स्किल क्या है, वहाँ की ज़रूरत, जैसे मान लीजिए मिथिला है, वहाँ का आपका जो आर्ट अलग है, उड़ीसा का जो आर्ट है वो अलग है ना। तो मिथिला में आप पेंटिंग दूसरे तरह की देखते हैं, और उड़ीसा का जाइए वहाँ दूसरे तरीके का दिखता है। तो हर जगह की जो आर्ट है, क्राफ्ट है, जो उनकी जो पीपल्स नॉलेज की बात अगर हम करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसकी पहचान करनी है, और उसको फिर हमें उन स्किल्स को हमें करिकुलम में जगह देनी है। और फिर ये आगे ये भी कहा गया है कि इसी तरह के जो कोर्सेज हैं या इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 6 to 12 ग्रेड में भी दी जाएंगी। और स्टूडेंट्स जो हैं उसमें इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप की भी बात की गई है कि स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप करके इन स्किल्स को इन्हेंस करेंगे। सो अब यहाँ जो है, जो पैरा हमारा 16 है, 16 पैरा जो है वो कहता है रीइमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ से शुरू होती है आपकी वोकेशनल एजुकेशन की बात। तो अगर मैं 16.1 की बात करूँ तो ये जो स्लाइड है ये कारण है कि हम क्यों वोकेशनल, इस पे उस कारण को रखा गया है कि हम क्यों वोकेशनल एजुकेशन को इतना फोकस दिया गया है हमारी एनईपी 2020 में। कारण क्या है, इसमें कहा गया है कि जो भारत है, भारत में जो वोकेशनल एजुकेशन लेने वाले जो लोग हैं जिनकी एज 19 to 24 के बीच में है, वो लेस देन 5% है। और उसी तरह अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पर 52% है, एंड इन जर्मनी इट इज 75%, एंड साउथ कोरिया में 96% लोग हैं जो वोकेशनल एजुकेशन लेते हैं। अब बात क्या है कि क्यों लेना चाहिए भाई, है ना। तो सबसे पहले इसमें जो बात आई है, अब ये कह रहे हैं, देखिए पैरा 16.1 से 16.3 में उन कारणों की चर्चा की गई है जिनसे भारत में वोकेशनल शिक्षा के प्रति लोगों का जो रुझान है या जो रुचि है वो कम हुई है। हाँ, और उसके बाद के पैरा में हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपने एजुकेशनल प्रोसेस में, ताकि हम स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योर के लिए एसेंशियल जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस कर सकें, उसके बिंदुओं पर चर्चा की गई है। और इसके माध्यम से लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया गया है। जैसे पैरा जो हमारा है 16.2 में कहा गया है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पाथवेज, यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा वोकेशनल एजुकेशन लेता भी है तो आगे उसके लिए रोजगार के अवसर उतने नहीं होते हैं, है ना। उसके लिए रोजगार के, जैसे अगर मान लीजिए आपने बीटेक कर लिया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, या डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं ना हमारे, तो हम कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है। बट वोकेशनल कोर्सेज के लिए डिफाइंड नहीं है हमारे यहाँ, सिस्टमेटिक कुछ ऐसा है नहीं कि बच्चा सोचे कि इसको करने के बाद मैं ये काम कर लूंगा। तो ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है हमारे यहाँ। जो हमारा पैरा 16.3 है वो कहता है वोकेशनल एजुकेशन जो है वो इंफीरियर माना जाता है मेन स्ट्रीम एजुकेशन से। और शायद हम लोगों को भी ऐसा लगता रहा है, देखा भी है हमने, हम प्राय यही समझा जाता है कि जो बच्चे आगे हायर स्टडीज नहीं कर पाते, या जिनका कॉग्निटिव डोमेन, मतलब जो जो स्किल दूसरे तरीके की, जो साइकोमोटर डोमेन तो उनका अच्छा है, वो उस पर काम कर लेते हैं, बट थ्योरी बेस्ड जो नॉलेज नहीं ले पाते,
तो उनके लिए हमें ऐसा लगता है कि भाई जो 8वीं पास करके या तो फाइनेंशियली या फिर जो भी है पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं है, उस कारण से अगर उसने 8वीं या 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, तो हम ये सोचते हैं कि ये जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो ब्रिलियंट है ना, प्रतिभाशाली बच्चा है। हमें ऐसा लगता है नहीं भाई, वो वोकेशनल कोर्स थोड़ी करेगा, उसको तो आगे जाकर यूपीएससी देना है। हमारी पहली चॉइस तो यूपीएससी होती है ना, उसके बाद जितनी नौकरियां आती हैं उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, बट कभी हम बिजनेस या अपने स्टार्टअप के लिए तो सोचते ही नहीं है। तो ये कहा है उन्होंने कि इसलिए भी हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वोकेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं करते। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ है ही है, उसके साथ ही एआईसीटी ने भी कुछ कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज, जिनको कि हम वी वॉक कहते हैं, हाँ, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ कहते हैं, ऐसे कोर्सेज को मान्यता दे रखी है। जैसे जामिया हमदर्द में फूड प्रोसेसिंग में वोकेशनल कोर्स है। इसी तरह से एक दो तीन और कॉलेज है जहाँ पर अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज में हम डिग्री भी ले सकते हैं। बट बेसिकली वोकेशनल जो कोर्स हैं वो हम ये मानते हैं कि ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा वाले हैं, तो ये हम एक तरह से इनको हम इन्फीरियर भी मानते हैं, और दूसरी तरह से हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी नहीं ले पाते, और इनके लिए वेल डिफाइंड पाथवेज भी नहीं है कि आगे जाके इनके लिए क्या रास्ते हैं ताकि ये अपना कुछ ऐसा काम कर सकें या फिर ये कहीं जॉब अपनी सेटल कर सकें। इसमें जो बात की गई है कि 2025 तक एटलीस्ट 50% लर्नर जो हैं उनको हमें वोकेशनल एजुकेशन में लाना है। अगर थोड़े से शब्दों में कहूँ तो इसमें ये बात की गई है कि 2025 तक एटलीस्ट 50% लर्नर को हमें वोकेशनल एजुकेशन में लाना है, ताकि हम इस तरह के भी लोगों को तैयार कर सकें। और फिर आगे ये भी कहा गया है पैरा 16.6 में कि वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन अ फेज्ड मैनर। धीरे धीरे करके हम स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक हर लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन को पाठ्यक्रम में स्थान देंगे, और ये देना पड़ेगा क्योंकि नीति ने कहा है, तो धीरे धीरे उसको फॉलो करना है, और फॉलो हो भी रहा है। काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये काम शुरू कर दिया है। इंक्यूबेशन सेंटर्स विल बी सेट अप इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन पार्टनरशिप विद इंडस्ट्रीज। अब ये इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या हैं? जहां पर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज ले जा करके डिस्कस कर सकें, और वो आपको ये रास्ता दिखा सकें कि हाँ, इसको व्यावहारिक रूप कैसे दिया जा सकता है। वो है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स। बेसिकली हायर स्टडीज़ वाले जो हमारे कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर्स को बनाने की बात हो रही है। कई जगह बन भी गया, जैसे आपके आईआईटी रुड़की में बना हुआ है तो बन भी गया है। तो इस तरह से ये जो हमारे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको ये सेटल होने में मदद करते हैं कि आप अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट बेस्ड सिस्टम तो हम सबको पता है, और हमारी एनईपी 2020 भी क्या कहती है, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। यानी आपने जो पढ़ा उसको आप अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। और वो थोड़ा सा इससे थोड़ा अलग पॉइंट ये है कि क्रेडिट बेस्ड जो फ्रेमवर्क है वो आपके वोकेशनल एजुकेशन पर भी अप्लाई होगा। जैसे कि आप जनरल कोई कोर्स करते हैं तो उसके लिए आप क्रेडिट आपको मिलता है, इसी तरह वोकेशनल कोर्सेज के लिए भी आपको क्रेडिट मिलेगा, और वो उसको आप अपने आगे के जो क्या बोलेंगे उसको, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उस रूप में आप इसको जोड़ करके दिखा सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। सो इन ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल चर्चा करूं कि क्या क्या बातें हमने अब तक इसके बारे में की हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दैट इज, ये आपका जो कैमरा है ना वो मुझे थोड़ा सा, हाँ। सो जो हमने बात की वो ये कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 विल intern with local vocational experts such as carpenter, electrician, gardener, potters to develop vocational crafts। हमने बात किया कि एक फन कोर्स की तरह इसको करिकुलम में लाया जाएगा और बच्चों को वहाँ के लोकल चीज़ों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जब बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तो हम पेरेंट्स को भी थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल का काम है, प्रशासन का काम है, टीचर्स का काम है, और कुछ बच्चों का भी काम है कि वो अपने पेरेंट्स को समझाएं कि ये भी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो हम उनको क्योंकि ऐसे टीचर्स तो हर जगह नहीं हो सकते ना, तो हम इन लोगों की सहायता से हम ये सारी स्किल्स सीख सकते हैं। इंटर्नशिप की तो आजकल हर जगह डिमांड हो रही है ना, इंटर्नशिप
मतलब डिमांड नहीं, सॉरी, मतलब इंटर्नशिप तो हर कोर्स में है। आप सिंपल बीए करिए, बीकॉम करिए, बीबीए करिए, जो भी कर रहे हैं आप, इंटर्नशिप तो आपको करनी ही करनी। किसी एक एरिया में आपको समर समर इंटर्नशिप करनी है और फिर उसको आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो ये अब ये चीज़ें जो हैं वो छोटी क्लासेस से शुरू हो गई हैं कि आपको वोकेशनल कोई सब्जेक्ट लेना है और उसका इंटर्न करना है और कुछ सीखना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम डेवलप करना है। क्योंकि अभी जैसे हम जो भी हम स्किल्ड कोर्सेज बताते हैं, दो तरह की ट्रेनिंग होती है ना। एक तो हाई लेवल पर जा करके जैसे हम थ्योरी बताते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कराते हैं। तो जो प्रैक्टिकल होता है दैट शुड बी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होना चाहिए ना उसमें, तो कि भाई उसको करने का अवसर मिले। तो प्रैक्टिस बेस्ड हमें जो करिकुलम है उसको हमें देना, जो कि हम एक चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड करें या हम उसमें इंटर्नशिप के थ्रू प्रोवाइड करें, जिस तरह से भी कराना है। बट जो भी वोकेशनल कोर्स में आप सब्जेक्ट रख रहे हैं, जो एरिया रख रहे हैं, जो स्किल रख रहे हैं, उसका बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए करके सीखना कहिए या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कहिए, उसका आपको अवसर देना है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि बाय 2025 एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं उनको हमें वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर देना है। देन अभी ऑनलाइन की भी बात की गई है कि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन में भी अवेलेबल रहेंगे। ओडीएल मॉड की बात की गई है, ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग की भी बात की गई है कि इस मॉड में भी ये अवेलेबल रखे जाएंगे। और क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है, हम बेसिकली जो टीचिंग जो एजुकेशन होता है उसमें हम तीन बातों पे फोकस करते हैं। क्वालिटी, मैं हिंदी में बोलती हूँ, पहुंच, गुणवत्ता और समानता। पहुंच यानी सब उसको पा सके, निष्पक्षता, तीसरा हमारा निष्पक्षता। पहुंच यानी सब उसको प्राप्त कर सके, कोई भी बच्चा कहीं से भी हो, अगर वो किसी चीज के बारे में जानना चाहता है तो उसको वो चीज जानने का मौका मिले। तो एक्सेस की बात करते हैं, है ना, एक्सेस, पहुंच। क्वालिटी, गुणवत्ता, जो भी उसको चीज मिल रही है सीखने को, जो भी टीचर सिखा रहा है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्रोवाइड करा रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो उसको प्रोवाइड करा रहा है, तो देयर शुड बी क्वालिटी। और उसके बाद निष्पक्षता की बात हो रही है कि बिना किसी भेदभाव के सबको हर चीज सीखने का समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और शायद इसी के लिए एक विजन हमको ये मिला है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जो फिजिकल, जो हमारे जो भौतिक संसाधनों के अभाव में जो नहीं सीख पाते हैं, उनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करें ताकि वो इन सब चीज़ों को आसानी से सीख सकें। और इंटीग्रेशन ऑफ लोक विद्या इन करिकुलम, ये लोक विद्या शब्द का हमारे एनईपी 2020 में यूज हुआ है। लोक विद्या यानी पीपल्स नॉलेज। एरिया जो है हमारा स्पेसिफिक, हम कहाँ के हैं, हमारा स्कूल कहाँ है, वहाँ कौन सा हमारा स्किल चाहिए हमारे लिए। एक है ना, हम लोग अपने अपने गांव को, शहरों को छोड़ छोड़ करके पलायन करते जा रहे हैं। हम इंडिया से बाहर प्रवासी भारतीय होते हैं, लेकिन इंडिया में भी हम प्रवासी होते हैं। कोई उत्तराखंड का होता है, कोई बिहार का होता है, कोई पूर्वोत्तर राज्य का होता है। लेकिन सोचिए, अगर आपको वहीं पर काम का अवसर मिले तो आपका कोई साथी या आप ही अपना कोई ऐसा वहां काम करे कि 40,000 लोगों को, 400 लोगों को या 500 लोगों को जॉब दे सके। तो उसके लिए आपको वहां के लोगों का आर्ट समझना होगा। जैसे आजकल बहुत चला हुआ है कि हम वहाँ के लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उस आर्ट को, जो उनका आर्ट है, उसको हम फिर प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं। इंस्टा पे बहुत सारी चीजें देखती हूँ मैं, जो इस तरह के आर्ट्स वहाँ, मतलब चाहे वो पेंटिंग का हो, क्राफ्ट का हो, या फिर जो हमारे कपड़े होते हैं उनका हो, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ जो जो पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ मुझे जब कोई काम शुरू करना है तो वहाँ के लोगों को मैं इन्वॉल्व करके ऐसा काम शुरू करूँ कि उनकी जो नॉलेज है, मैं बनारस की अगर बात करूँ तो वहाँ के बुनकर बड़े फेमस है ना, बनारसी साड़ी हो, बनारस का काम हो,
मैं वहाँ कोई बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, तो जो काम मैं शुरू करना चाहती हूँ उसकी क्वालिटी जानने के लिए मुझे भी उसका नॉलेज होना चाहिए। तो इस यहाँ पर हम इंटीग्रेशन ऑफ लोक विद्या इन करिकुलम की बात की गई है, ताकि जिस स्थान पर बच्चा सीख रहा है वहाँ का लोकल जो आर्ट है, जो लोकल स्किल्स जरूरी हैं उस आर्ट के लिए, उसको वो सीख सके। अब हम बात करते हैं कि स्कीम्स कौन कौन सी हैं। जो आप अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, शुरू चाहते हैं, तो कौन कौन सी स्कीम्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में शुरू हुई थी, और इसमें आपको 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक के लोन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद टाइम शायद होने वाला है, तो मैं जल्दी जल्दी चलूंगी, काफी टाइम हो गया है मुझे लग रहा है। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, और ये 2021 में शुरू हुआ था, और इसमें 1,000 करोड़ तक की जो है आपको जो लोन है वो आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट इसमें आपकी हेल्प करेगी। इसके बाद आपका है स्पायर, जो है स्पायर में जो है आपको ये 2015 में लॉन्च हुई थी स्कीम, और बेसिकली ये रूरल इंडस्ट्रीज के लिए ये जो है स्कीम शुरू हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को सपोर्ट करके जो वहाँ जो आर्ट है, वहाँ का जो लोगों की जो आजीविका है उसको बनाए रखा जाए और उसको बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें भी गवर्नमेंट ने, ये भी 2000 में शुरू हुआ था, और इसमें भी आपको जो एमएसएमई है, जो मिनिस्ट्री है, वहाँ से लोन मिल जाता है। और इसमें लोन के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी गारंटी जो है, वो जो ये स्कीम जो चला रही है, जो इंस्टीट्यूट चला रहा है, वो उसकी गारंटी वो लेता है। और जब आवेदक इसके बदले में आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, यानी बैंक जो लोन दे रहा है उसका जो रिस्क कवर है वो पूरा का पूरा इस स्कीम के तहत होता है। तो आपको किसी भी तरह की चीज़ों को, जैसे बैंक में आपको कुछ देना पड़ता है गारंटी के लिए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। उसके बाद मैं जिस पे फोकस करना चाहती हूँ कि भाई महिलाओं के लिए क्या चीज़ है। महिलाओं के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी, कि विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विमेन भले ही एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ना रखती हो, बट थोड़े बहुत अगर हमारे पैसे बच रहे हैं तो बुराई क्या है, और फिर महिलाओं को आगे किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे जब महिला ये काम देखने लगती है, सुनने लगती है, क्योंकि जहाँ पर उसके नाम से काम चलेगा तो ले तो जाना पड़ेगा उसको। मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में जो स्टंप होती है वो महिला होती है, कुर्सी पे कोई और होता है। तो वहाँ की बात कर रही हूँ। तो महिलाओं को कैसे लोन मिलेगा, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो सबसे पहले मुद्रा लोन है महिलाओं के लिए। उसके बाद स्त्री शक्ति पैकेज महिलाओं के लिए विशेष रूप से दिया गया है। महिला उद्यम निधि है जो महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। अन्नपूर्णा स्कीम है, और उसके बाद महिला समृद्धि योजना है। ये कुछ योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए शुरू की गई हैं। सो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत सारी हैं, अभी बहुत कुछ इसमें कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि समय सीमा निर्धारित है और समय समाप्त होने वाला है, तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूँगी। सो मैं, पाठक जी हैं शायद या सर हैं, उनको हैंड ओवर करती हूँ ये सेशन, कि मेरी तरफ से बात इतनी ही सर। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैडम आपने बहुत ही अच्छे इस मामले में जो छोटी छोटी विषय पैरा वाइज आपने बताया, जैसे वोकेशनल एजुकेशन का आपने बताया, ज़्यादा साउथ कोरिया, उसके बाद जर्मनी का आपने एग्जाम्पल देके बताया। वो वाकई वो अभी एक जयपुर में बैठक हो रही है, इसी विषय पे ही चर्चा हो रही थी जिस विषय को आपने रखा, और राष्ट्रीय पहल उस पे अभी हो रही है कि नैक को और यूजीसी और एआईसीटीई से उनको बुला करके इस बात को रखना है कि वोकेशनल एजुकेशन के लिए जो रुझान कम से कम है, क्योंकि जो अभी एक विषय आपने रखा कि कोई भी कहो, चाहे वो एलएलबी हो या एमबीबीएस हो, या नौकरी के लिए बच्चों का पढ़ना एक एम हो गया है, तो उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि
रोजगार तो सीमित है संसाधन कि उससे ज़्यादा नहीं है, तो बाकी बच्चों को स्टार्टअप पे ही जाना होगा, तो गवर्नमेंट का इसीलिए फोकस है। दूसरी, आपने जो लोक स्थानीय संसाधन के बात की कि स्थानीय संसाधनों के एक सर्वेक्षण हो, उस पे नवाचार हो, उस पे इन्वेंशन हो के इनोवेशन होकर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो जो पलायन की बात बार-बार हो रही कि गाँव से शहर की ओर पलायन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आपने आज प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे ढंग से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आपका डीप अध्ययन है और पैरा वाइज आपने प्रेजेंटेशन दिया। मैडम, आपका ये जो प्रेजेंटेशन था वो रिकॉर्डेड भी है, उसको हम लोग यूट्यूब पे भी डालेंगे विथ ड्यू परमिशन, और उसको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सर्कुलेट भी करेंगे। अभी कल ही DS चौहान जी से, जो फॉर्मर AIU के चेयरमैन थे, उनसे बातचीत मेरी हो रही थी, ध्रुव सिंह चौहान जी से, प्रोफेसर साहब से। तो मैंने विषय रखा था कि अलग अलग देश के, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ बता रहे हैं। ऐसे में आज का आपका व्याख्यान बहुत ही सार्थक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था मैडम। बहुत बारीकी से आपने बहुत गहराई तक बहुत महत्वपूर्ण विषय को रखें जिस पे अभी देश सोच रहा है, देश विमर्श कर रहा है। और ऐसा कोई और विमर्श होगा मैडम, उसमें आपको हम लोग सादर आमंत्रित करेंगे। और आपसे एक आग्रह भी है कि मैडम आप अमरकंटक आएँ और यहाँ पे 1-2 दिन का प्रवास करके ऑफिशियल और जाएँ, ऐसी हमारी शुभेच्छा है मैडम। जी जी ऐसा सर, हमारा आग्रह बिल्कुल स्वीकार बिल्कुल। करें। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, एनी टाइम सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद कि जी, इतने जी। पेशेंस के साथ सुनना, और वो भी ऑनलाइन मोड में जुड़े रहना। थोड़ा कष्टदायक कई बार हो जाता है आफ्टर लंच तो जी, 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 जी। जी, ठीक सबका मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। सादर प्रणाम मैडम, सादर प्रणाम आपको। हाँ। धन्यवाद।